दिल्ली आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं अनादिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीजीपीएससी 2018 के एक और टॉप रैंक होल्डर हमारे साथ आज मौजूद हैं, अक्षय तिवारी जी, जिन्होंने 16th रैंक प्राप्त किया है और एसडीजे की पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सेलेक्ट होने के। थैंक यू सो मच। अक्षय, आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट मैंने 2017 पीसी दिया था और उसमें मेरा 195th रैंक था। ओके, इस बार आपका 16th रैंक आया है जी। तो आपने ऐसे क्या बदलाव किए अपनी पढ़ाई में? कौन सी स्ट्रैटेजीज चेंज की, कैसे पढ़ाई की जो आप इस बार सेलेक्ट हुए हैं? पिछली बार एक्चुअली मेरा मेंस में नंबर कम था और उसमें भी पहले पेपर में मेरा नंबर काफ़ी कम था, जो ग्रामर सेक्शन था। और तो बेसिकली मैंने सोचा था कि ग्रामर में ही ज़्यादा नंबर थोड़ा स्कोर करना है, क्योंकि मैथ्स तो इस बार बहुत नॉमिनल हो गया था। तो पहले पेपर की तैयारी मैंने सबसे ज़्यादा अच्छे से की, उसमें ज़्यादा चेंजेस दिखे। कि तो आपने मेंस की प्रैक्टिस की, मतलब आंसर राइटिंग की कंटिन्यूअसली? जी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की और मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था और वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। तो आप बैकग्राउंड आपका स्कूल और कॉलेज में क्या रहा? मैंने अपनी स्कूलिंग कार्मेल स्कूल अंबिकापुर से की है, 10th तक। फिर मैंने डीपीएस दुर्ग से 12th तक किया और फिर मैंने बीटेक किया था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से IGK रायपुर से, और उसके बाद फिर मैं एमटेक किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो आपने कंटिन्यूअसली इंजीनियर की पढ़ाई की और फिर आप इंजीनियर बन भी गए, एमटेक कर लिया आपने, फिर उसके बाद अचानक सिविल सर्विस में आने का फैसला कैसे लिया? एक्चुअली अपॉर्चुनिटी की कमी थी, अगर ऐसे देखें तो। गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत कम पोस्ट आते हैं। इसके बाद 2016 में आया था एक बार असिस्टेंट इंजीनियर का, उसके बाद तो आया नहीं था फिर, और प्राइवेट में जाना नहीं था, तो फिर वहीं से शुरू किया था फिर इधर। पढ़ाई को लेकर के बहुत ही स्टूडेंट में आजकल परेशानियां चल रही हैं। जैसे अभी प्री का रिजल्ट आ गया है तो उनका ये मानना है कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इस डिलेमा में रहते हैं कि वो मेंस की तैयारी शुरू करे या ना करे। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों में, तो फिर आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनी बनाई थी? अब प्री तो इतना डायनामिक होता है अपने तरफ कि थोड़ा सा आदमी दुविधा में रहता ही है, पर मुझे लगता है कि अगर तैयारी कर ही रहे हैं, अगर ये मान के ही अगर आप तैयारी करो कि आपका हो रहा है, तो अगर कुछ पढ़ ही लेने से कुछ नुकसान तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि मान के चलना चाहिए कि आपका निकल रहा है। अगर इस बार नहीं निकला तो आपकी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि अगली बार निकल जाएगा, तो वो हेल्पफुल होएगा। मतलब प्री और मेंस की तैयारी साथ में हमको करनी चाहिए स्टूडेंट्स को जो? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है दोनों के मतलब तैयारी, अब चूँकि सिलेबस बहुत क्लैश होते हैं तो अलग से तैयारी तो होता नहीं है मेंस का या प्री का अलग से। तो आप प्री का मेंस के हिसाब से करो तो काफ़ी कवर हो जाएगा, और आखिरी 2 महीने में आप एकदम फैक्ट्स जितने भी हैं उनको आप ब्रश अप कर लो, तो प्री का वैसे हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट को लेकर सिविल सर्विस में काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं कि कोई बोलता है 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कोई बोलता है 12 घंटे पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करते रहनी चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या रूटीन फॉलो किया था अपनी स्टडी के टाइम पे? 8 घंटे 10 घंटे चूँकि बोलते इसलिए हैं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अगर एक तरह से देखें तो आप अगर 6-8 घंटे आप नहीं पढ़ रहे हो तो वैसे ही आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। तो उतना आप अगर पढ़ने बैठोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मेरा अगर ये टारगेट है, अगर आप साल भर का अपना भी बना रहे हो ब्लूप्रिंट की मुझको ये करना है, तो आप खुद ही देखोगे कि मुझको 6-8 घंटे डेली करना ही पड़ेगा। तो किसी और के ना सुन के अगर आप खुद का ही बनाओगे तो 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। तो टाइम तो उतना देना ही पड़ता है, और उसमें भी 6-8 घंटे मतलब सीरियस कंसंट्रेशन से बैठना है अपने को, कि 8 घंटे अगर बैठे हैं तो कम से कम 6 घंटे का आउटपुट हो उसमें। 2 घंटे तो सबका दिमाग भटकता है, तो 6-8 घंटे तो बैठना ही चाहिए मिनिमम। और आखिरी में तो फिर धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम करीब आता हो तो 10 घंटे पार हो जाएंगे, तो टाइम तो लगता है उसमें। जी, आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, तो जब मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं पेपर के टाइम पे टाइम बहुत कम होता है, कई लोग के क्वेश्चंस छूट जाते हैं पेपर देने के वक्त पे, तो उस समय को कैसे प्रबंधन किया अपने समय का? मेंस सीजीपीएससी में देना जो पेपर होता है वो तो काफ़ी कठिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होता है और एक पेपर 3 घंटे का। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो बैठने का प्रैक्टिस बनाना होगा, और बैठने का किस में टेबल चेयर हो, क्योंकि हमको वैसे ही पेपर देना है। तो और मुझे लगता है मेंस में आप आंसर
छोड़ के नहीं आना है, एक भी आंसर छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए स्पीड का प्रैक्टिस करना होगा। और स्पीड के लिए टेस्ट सीरीज़ आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हम हैं उसमें टेस्ट सीरीज़ होता ही है, उसका टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करो, उससे आपका पता चल जाएगा कि हाँ इतने घंटे तक मेरा इतना सवाल होना है। अगर आप किसी दिन पेपर कंप्लीट कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ 1 घंटे मेरा इतना सवाल हो गया था, दूसरे घंटे में इतना हो गया, तो धीरे धीरे फिर वैसे आप स्पीड मेंटेन कर लोगे। आपने मेंस की तैयारी की थी तो किस मीडियम में आपने पेपर दिया था? मैं इंग्लिश में दिया हूँ। इंग्लिश मीडियम में। तो अक्षय आप ये बताइए कि मीडियम का कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सिविल सर्विस में, छत्तीसगढ़ पीएससी में? चूँकि हिंदी से दिया नहीं हूँ तो शायद उनको ना पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदी या इंग्लिश से कोई भी फ़र्क पड़ता हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीधे सीधे सवाल आते हैं, क्रिएटिविटी बहुत कम मैटर करता है CGPSC में। तो हिंदी में आप अगर जो फैक्ट, अब मेंस में भी कई चीज़ ऐसे, जैसे इस बार सवाल आया था कि कितने यूनिट तक बिजली बिल माफ़ हुआ है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का तो कोई मैटर रह नहीं जाता। तो आपको जो पूछा गया है आप उतना ही बस लिखो, ज़्यादा क्रिएटिविटी जब आएगा तब हिंदी और इंग्लिश का समझ में आता है फर्क, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है इससे। छत्तीसगढ़ चूँकि एक हिंदी स्टेट माना जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स वगैरह ढूंढने में कोई परेशानी हुई? इंग्लिश मीडियम की थोड़ी तो परेशानी होती है, क्योंकि हिंदी में अवेलेबिलिटी काफ़ी है, लेकिन तैयारी के दौरान आप वैसे भी अगर इंग्लिश का भी है तो थोड़ा तो अपना लैंग्वेज आप यूज़ करते ही हो, अगर इंग्लिश में मिल भी जाता है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही जो पोर्शन होता है वही बस थोड़ा नहीं मिलता है, बाकी तो आपको मिल ही जाता है। तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन अब बुक्स आ रही हैं, अपने इंस्टीट्यूट की भी काफ़ी इंग्लिश में आ चुकी है और बुक मिल जा रहे हैं, मतलब तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अक्षय, आपने एक बुक पे भी काम किया है, आपकी बुक आई है मार्केट में, तो उस बुक को बनाने का आपका सफ़र कैसा रहा? क्या मतलब आपने कैसे निर्णय लिया कि मुझे एक बुक पब्लिशिंग में भी जाना चाहिए कुछ वक्त के लिए? चूँकि मेंस के बाद और इंटरव्यूज़ के समय टाइम रहता है, तो थोड़ा प्रोडक्टिव दिखें कि हाँ ज़्यादा बेरोजगार दिख नहीं सकते, तो थोड़ा प्रोडक्टिव अपने आप को भी दिखना था। तो मैं सर के पास आया था, तो सर ने मुझे बोला कि ये आप जिस भी बुक में आप जाना चाहते हो तो उसमें आप जा सकते हो। तो मैंने इकोनॉमिक्स चूज़ किया था और काफ़ी अच्छा था, मतलब ऐसा था कि कई चीज़ मुझे भी नहीं पता होती थी, फिर मैं उसको खोजता था तो उससे मेरी भी तैयारी हो रही थी। और मैंने अपना बेस्ट, जो भी मटेरियल वाइज जो सबसे बेस्ट हो सकता है, मैं पूरा उसको सर्च करके उसमें डालने की कोशिश किया हूँ। और मुझे लगता है एक कंप्लीट बुक है वो पेपर 5 में पार्ट 1 के लिए। ये आपकी बुक पब्लिश होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। आप ये बताइए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेफरेंस बुक सेलेक्ट करते हैं, तो उसको किस तरह से उनको चयन करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? क्योंकि मार्केट में इतना सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो बहुत परेशानियाँ होती हैं कि ये बुक पढ़े, इसका मटेरियल अच्छा है, तो कैसे चूज़ करेंगे उसको? पहली बात तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से आप मतलब बात करो कि जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो इसमें, या जो चयनित विद्यार्थी हों। इससे ये होता है कि आपको ऑथेंटिक बुक्स की जानकारी मिलती है। आप जो सबसे पहले याद करते हो वो सबसे आखिरी तक बोलते हो, तो अगर शुरू में ही अगर गलत पढ़ लेते हैं तो फिर वो आखिरी तक गलत ही याद रहेगा। तो बुक्स तो बहुत मैटर करता है इस तैयारी में। और मेरा एक ये रहा कि मैं शुरू में ही सौरभ सर के पास आ गया था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो बुक्स अब छत्तीसगढ़ इंडिया में तो जो भी जनरल जो GS हैं वो उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए तो कोई भी एक बुक, जो भी मार्केट में एक ही है, जो भी कोई भी है, आप एक बुक उठाओ और वही प्री के भी काम आएगा और वही मेंस के भी काम आएगा। क्योंकि मेंस में भी फैक्ट्स ही पूछते हैं ज़्यादातर, तो उन्हीं में से आप आंसर बना सकते हो। तो बुक का तो ज़्यादा कोई विशेष वो नहीं, और कोचिंग भी प्रोवाइड करती हैं, तो वैसे आसान हो जाएगा। क्या सिविल सर्विस में सफलता पाने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आप इसे ऐसे देखते हैं कि थोड़ी मदद हो जाती है, या पूरी तरह कोचिंग में डिपेंड रहना चाहिए? कोचिंग एक माध्यम है मुझे लगता है, और कोचिंग ज़रूरी मुझे लगता है इसलिए भी हो जाती है कि अगर कहीं आदमी एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मेहनत करके पूरा आपको बना के दे रहा है और वही आपको खुद से करना है, तो जो 1 साल में होने वाला था वो 2 साल में होगा, लेकिन हो जाएगा। तो कोचिंग अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो बस समय ज़्यादा लगेगा, बाकी आपको मटेरियल तो बहुत लोगों से मिल ही जाएगा।
तो समय बचाने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अक्षय, वैसे तो एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल वक्त नहीं होता है कुछ और करने का, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी आपने खाली टाइम में क्या किया? मतलब बोलते हैं रिफ्रेशमेंट एक ज़रूरी होता है हमारे लिए, तो उस समय को आपने कैसे मैनेज किया? आप हॉबी की बात कर रही हैं जी। हॉबी मेरा हमेशा से ही म्यूज़िक में मेरा रुझान हमेशा रहा है। वो मुझे मोटिवेट भी करता था और खाली समय में काफ़ी हेल्प भी हो जाता था, तो मैं म्यूज़िक सुनता था। मतलब एक कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है। वो सबके पास रहता है अपना अपना। जी, तो 2 साल का समय होता है जो तैयारी करने का। कई बार चिड़चिड़ापन आ जाता है कि कब से वही पढ़ रहे हैं, नहीं हो रहा सिलेक्शन। कई लोग का 3-4 बार में भी नहीं होता है। तो इस समय अपने आप को खुद को कैसे सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए? सेल्फ मोटिवेट तो पेरेंट्स के चेहरा देख कर भी आदमी हो सकता है, और चूँकि बहुत लंबी तैयारी होती है, असफलता बहुत देखने को मिलता है हमको। और सिर्फ पीएससी ही नहीं देता है आदमी, आप व्यापम का भी पेपर अब दे रहे हो, साथ में और भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्ज़ाम दे रहे हो। तो एक बार में तो चयनित शायद ही कोई होता होगा कि पहली बार आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप हो जा रहा है आपका, और भी एग्ज़ाम्स में। तो वहाँ से उठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर असफलता वो एक लाइन आता है, असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो तो ये चुनौती के रूप में आप ले सकते हो। और सिर्फ यही सोच के कि ये प्रक्रिया है, मतलब आप सफल हो रहे हो उससे पहले ये जो चरण है, असफल 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 फिर सफल हो, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। अभी मैं पीछे पलट कर देख पा रहा हूँ, लेकिन उस समय मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो उससे जल्दी उठना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छी बात की अक्षय आपने। अक्षय, लास्ट में ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप अभी हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ क्या संदेश देंगे? अभी तो प्री का एग्ज़ाम हुआ है, तो जो प्री दिए हैं और इस डायलेमा में उनका निकल रहा है नहीं निकल रहा, आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपने मेहनत पे भरोसा करिए, और निश्चित ही कभी न कभी आगे जाके आपको सफलता मिलेगी। अक्षय, चूँकि आपने डेलियस एकेडमी से अपनी कोचिंग की है, तो आपका वहाँ का सफ़र कैसा रहा? मैं तब 2017 सितंबर में आया था, और उस समय एक मेरे भाई थे, वो यहाँ थे पहले से ही, तो मुझे चूँकि मेरा मीडियम इंग्लिश था, और जो एकदम सीरियस हिंदी जो पढ़ाते हैं वहाँ पे फिर मेरे को दिक्कत होती शुरुआती दौर पे तैयारी। तो मैं दिल्ली आया और मैंने डेमो भी नहीं लिया था, चूँकि सौरभ सर का नाम इतना था, तो मैं डेमो भी नहीं लिया, सीधे एडमिशन ले लिया था प्री में। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्पफुल रहा। सर जो बोलते हैं वो तो सशब्द ऐसे मुझे एग्ज़ाम में भी याद आते थे, और हर चरण में मुझे सौरभ सर का हेल्प मिला है, चाहे प्री हो, चाहे मीन्स हो, इंटरव्यू। और वैसे तो बुक्स मैं जब पब्लिश किया तो उसमें काफ़ी उन्होंने मुझे हेल्प किया है, तो काफ़ी लंबा उनके साथ इंटरेक्शन रहा मेरा, और मैं अपनी सफलता का श्रेय सौरभ सर को ही देना चाहूँगा पूरी तरह से। अक्षय, चूँकि अभी आप सेलेक्ट हो चुके हैं सिविल सर्विस में, काफ़ी अच्छा पद मिला है आपको, तो इसके आगे आपकी अपनी जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन है, और क्या आप आगे यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी करना चाहेंगे? अभी तो यूपीएससी की तत्काल में शुरू नहीं करूँगा तैयारी, लेकिन अभी फिर से प्री दिया हूँ मैं, तो डिप्टी कलेक्टर का एक एम है, तो यहाँ से अगर सबसे सर्वोत्तम पद मिल जाए फिर यूपीएससी देखेंगे। अक्षय, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आपको अगली बार डिप्टी कलेक्टर का रैंक बहुत ज़रूर मिल जाए। तो ये थे CGPSC 2018 से सिलेक्टेड अक्षय जी, जिन्होंने काफ़ी विस्तार में अपनी तैयारी के बारे में हमसे चर्चा की और हमें बताया कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से सिलेक्शन लेना चाहिए। तो आप इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, मोटिवेट होइए, और इसी तरह हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम और भी टॉपर्स की इंटरव्यू लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।